बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर है हमारे पास 15, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन बुक में मौजूद नहीं है, वो भी आपको ज़रूर करने हैं और मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी और आंसर भी मार्क करा दूंगी। आपने वो ज़रूर करने फाइनल एग्जाम के लिए। बुक के क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में मौजूद हैं, तो वो मैं आज आपको उसको शॉर्टली बताऊंगी। जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी तो उस वक्त आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होती है? अ करंट इज मोशन ऑफ एनी चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी एक चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने को कहते हैं करंट है। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ कंडक्टर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमेशा से यही कंसिडर किया जाता है कि ये नेगेटिव चार्जेस का या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। यानी किसी कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो सिंबल है वो आई है। द सिंबल इज आई। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। करंट जो इज़ ऑलवेज फ्लो इन सर्किट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। करंट जो होता है हमेशा किसी सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्लो करता है। ठीक है, अब ये 2-3 लाइंस इसकी हैं, आप ये कंबाइन कर दीजिएगा जितनी मैंने मार्क करी है। तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई। देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या चीज़ है। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है? व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी में करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, एक हो गया कन्वेंशनल करंट, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इक्वेशन क्या होती है करंट की? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जितना भी चार्ज होता है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है। ठीक है, करंट की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये भी आपने ज़रूर करनी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्ट करंट यानी डीसी, और नंबर 2 है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी जो होता है वो उसकी डायरेक्शन जो होती है चेंज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट करंट। अ करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन में जो फ्लो करता है वो कहलाता है डायरेक्ट करंट। द करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट। जो हम बैटरी से करंट हासिल करते हैं वो होता है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? अ करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो कि पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है वो कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक मखसूस टाइम में मखसूस पैटर्न से चेंज हो रही है वो कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ज़्यादातर जो पावर स्टेशंस होते हैं हमारे वो उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी करंट की डायरेक्शन जो होती है 1/50 सेकेंड में चेंज होती है। देखिए ये इन्होंने एसी करंट बनाया है, ये एक मखसूस टाइम के हिसाब से, ये 0.01 पे इसकी यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुई, 0.02 के ऊपर वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। एक मखसूस टाइम में मखसूस पैटर्न से चेंज करता है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 50 हर्ट्ज़ होती है। इसमें आपने जो है इसके डिफरेंस करके भी आ जाता है, 2 डिफरेंस करने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। सबसे पहला तो ये होता है इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। इसका हो जाता है इट चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। दूसरा हम इसका ये लिख देते हैं, ये जो हमें बैटरी से करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, इसका हम लिख देते हैं जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। ये 2 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एक एडवांटेज जो एसी का डीसी पे होता है वो ये होता है कि इसको आप जो है बगैर एनर्जी लॉस करे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। One advantage of AC over DC is that it can be transmitted over long distance without much loss of energy. ज़्यादा एनर्जी लूज के बगैर जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो जाता है। आपने करंट की डेफिनेशन लिखी, ये भी लिखा कि इसका यूनिट जो है द यूनिट इज़ एम्पेयर, और उसके बाद आप लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये भी आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की और कन्वेंशनल करंट की। अगर इसकी अलग से डेफिनेशन आती है तो आप लिख सकते हैं। और ये जो टाइप्स ऑफ करंट है ये आता है अलग से, डिफरेंस करके भी आता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम रीड करते हैं। व्हेन अ चार्ज मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन एंड एनर्जी ट्रांसफर। जब हम एक चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको मूव करते हैं तो उस पर वर्क डन होता है और एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरीज हैव बीन 2 पॉइंट्स इन द फील्ड।
तो दोनों एक पॉइंट से हमने दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ट्रांसफ़र करा है, तो उसमें वो जितनी एनर्जी कैरी करके लेके गया है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के। अब अगर ये डेल्टा वी से क्या मतलब हुआ कि जब अब सपोज करते हैं कि जो चार्ज था उसको हमने एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रांसफ़र करा है, तो ए पॉइंट पे जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस था वो और बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। तो जो जिस पॉइंट पे हमने ट्रांसफ़र करा है यानी बी पॉइंट पे, तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से हम इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर देंगे, यानी वी बी माइनस वी ए कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डेल्टा वी की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम वोल्ट भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे वी हम यूज़ करते हैं वोल्ट। वोल्ट विल बी इक्वल्स टू, देखिए डब्ल्यू की जूल होती है और क्यू चार्ज का होता है कूलम, तो जूल डिवाइडेड बाय कूलम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड EMF। किसी बैटरी में लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर चार्ज को मूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कहलाती है EMF। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे चार्ज को लेके जाना है तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको मूव करने के लिए वो कहलाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम यहाँ से लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड EMF। EMF इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एनर्जी सप्लाईज मतलब है डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज यानी क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू है वही उसका, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का, और EMF का भी वही है डब्ल्यू अपॉन क्यू। का यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ EMF इज़ वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ओम्स लॉ। ये आपकी बुक में भी क्योंकि क्वेश्चन मौजूद है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, शॉर्टली बताऊँगी, लेकिन इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास मौजूद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने 3 छोटी छोटी डेफिनेशन करी हैं और छोटी करके ही करनी है आपने, पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की और इलेक्ट्रिक करंट की, और एक हमने डिफरेंस करा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट में। ओम्स लॉ ये है कि जब किसी सर्किट में जो करंट होता है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस की, जो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ के आए ना, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आई यानी करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी। अगर वोल्ट ज़्यादा होगा या पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें कहता है आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी। करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं, हम इक्वल्स डालते हैं तो के डालते हैं, आई विल बी इक्वल्स टू के वी। के क्या है यहाँ पे? के इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और के जो होता है के इज इक्वल्स टू 1/r के बराबर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स होता है। तो इसकी जगह पे के की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? आई 1/r लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं आई विल बी इक्वल्स टू 1/r और ऊपर जो है v आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखने तो हम क्या हो जाएगा? v/r। तो करंट किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा आर या रेजिस्टेंस के। ये आर जो है ना ये होता है रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल्स टू v/r आ गया। अगर हम v को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दें और r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आई के पास ले जाएं तो आई r जो है आई के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? आई मल्टीप्लाई बाय r के। करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करनी, ये रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है। तो ये तो हो गई ओम्स लॉ की डेरिवेशन। अब इसका हम रीड कर लेते हैं क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो और उसमें जो करंट फ्लो होता है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट डायमेंशन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि डायमेंशन और टेम्परेचर जो है वो कंडक्टर का वो सेम रहे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया ये पूरी वही है इसके अंदर। आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल डालेंगे, के आ जाएगा। आई विल बी इक्वल्स टू के वी के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कंडक्टर। के इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, देन आई विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, हमने के की जगह पे आई अपॉन आर लिख दिया है। देन आर वी को यहीं छोड़ दिया, आर को इधर ले गए, वी विल बी इक्वल्स टू आई आर।
Ohm's law is valid for only for ohmic substances, given temperature and for steady current. Ohm's law ohmic substances के लिए गिवन टेम्परेचर पे और स्टेडी करंट के ऊपर वैलिड होता है। ठीक है, अब ये जो इसमें आर हमने पढ़ा है, आर क्या चीज़ है? आर इज़ अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टर की डायमेंशन पे और कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर। और इस रेजिस्टेंस का यूनिट है इज़ द यूनिट, इस रेजिस्टेंस का आर का यूनिट क्या होता है? इट्स एस आई यूनिट इज़ ओम्स, इसको ओम्स लिखते हैं। ओम्स लॉ हमने समझ लिया। ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है, यानी कि कुछ चीज़ों पर एक हद तक ओम्स लॉ अप्लाई होता है और उस लिमिट से आगे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो जब हम ये ओम्स लॉ करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आया हुआ है, तो मैं आपको उस वक्त इसका आगे डिस्क्राइब करूँगी। इसके बाद हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। अब हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज़ द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है उसका और करंट का रेशियो होता है। ठीक है, आर विल बी इक्वल्स टू रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आर विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। इसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो कहता जाता है आर। वी क्या है हमारे पास? वोल्टेज कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड आई इज़ द करंट, एम्पेयर के अंदर होता है, और आर इज़ द कांस्टेंट, ओम्स होती है इसकी यूनिट। 1 वोल्ट डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पेयर करंट गुजरा हो तो हम कहते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ये तो हमने रेजिस्टेंस कर लिया। रेजिस्टेंस की बहुत सारी टाइप्स भी हैं, फैक्टर भी हैं रेजिस्टेंस पे, और उसके यूजेस हैं। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को जो होता है 2 तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है। जब हम किसी सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं तो किस तरह लगाते हैं? जिसमें एंड टू एंड जो होती है वो रेजिस्टर या रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। जैसे एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस बिल्कुल एक साथ लगी हुई। जब ये एक साथ लगी होती हैं, एक ही सीरीज़ में लगी होती हैं, तो इसके अंदर तमाम रेजिस्टेंस के अंदर सेम करंट होता है। रेजिस्टेंस का सवाल भी आपकी बुक में है, इसलिए जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी जब आपको ये पूरा समझाऊंगी। एक तो इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया और इसका दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, मैं अभी आपको सिर्फ शॉर्टली समझा रही हूँ कि किसी सर्किट के अंदर जो 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तीनों अलग अलग पैथ हैं, तीनों के पैथ अलग हैं, तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा। R1 में जो हमारी रेजिस्टेंस 1 होगी उसके अंदर I1 करंट होगा, R2 के अंदर I2 होगा और R3 के अंदर I3 होगा। इसकी भी छोटी सी डेरिवेशंस है, ये मैं आपको करवाऊँगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद हम छोटी सी एक डेफिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ है। द रेट एट विच द वर्क इज़ बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो भी जिस रेट के ऊपर काम हो रहा हो, जो भी उसका रेट हो, वो कहलाता है उसकी इलेक्ट्रिक पावर। एक तो इसकी ये है। सेकंड इसकी है द रेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफ़र का जो रेट है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। ये आपकी ब्लैंक भी बन सकती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जब भी किसी रेजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हीट एनर्जी जो होती है वो सर्किट के कंपोनेंट्स के अंदर जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। द हीट जनरेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट all of which possess at least a resistance is dissipated into the air around the component। देखिए, जब किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो हीट एनर्जी जो होती है वो रेजिस्टेंस जो होता है वो उस कंपोनेंट्स के अराउंड एयर के अंदर डिसिपेट कर देता है, मुंतशिर कर देता है। तो जिस रेट से वो डिसिपेट करता है हीट एनर्जी को कंपोनेंट्स के अंदर या एयर के अंदर, वो कहलाती है हीट डिसिपेशन। अब इसकी मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। द रेट एट विच द हीट इज़ डिसिपेटेड इज़ कॉल्ड पावर डिसिपेशन। जिस भी रेट से हीट डिसिपेट होती है या मुंतशिर होती है वो कहलाती है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका जो यूनिट है वो है वॉट्स। ठीक है, वैसे पावर को ज़्यादातर कैलकुलेट किया जाता है हॉर्स पावर के अंदर, यानी किलो वॉट्स के अंदर। अच्छा, अब P विल बी इक्वल्स टू IV एंड इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब ये किस तरह से आया ये इन्होंने आपको एक्सप्लेन नहीं करा, मैं आपको ये करके बताती हूँ। पावर किसके बराबर है? I मल्टीप्लाई बाय V के। सबसे पहले तो ये पॉइंट हम देख लेते हैं, P इज इक्वल्स टू IV। देखिए P किसके बराबर है? करंट मल्टीप्लाई बाय
वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज भी कहते हैं इसको, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। अब यह जो है आई की वैल्यू आपको पता है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वी अपॉन आर लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं पी इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी, आई की जगह हमने लिख दिया वी अपॉन आर। तो ये क्या बन गया हमारा पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये एक पार्ट आ गया। इसको हम एक तरह तो इस तरह से कर सकते हैं और दूसरी तरह से करेंगे, पी इज इक्वल्स टू आई वी है, हमने पहले आई की वैल्यू लिखी थी, अब हम वी की वैल्यू लिख देते हैं, आई ऐसे ही रहने देते हैं। वी की वैल्यू क्या है, वी इज इक्वल्स टू आई आर है, तो हमने यहाँ पे आई आर लिख दिया। क्या बन गया हमारा ये P विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो उन्होंने आपको किस तरह से दिया बुक में अंदर, उन्होंने दिया P इज इक्वल्स टू आई वी लिखा ये वाला, फिर इसको कन्वर्ट करके इस तरह लिख दिया, आई स्क्वायर आर वाला लिख दिया, फिर उसको ये वाला लिख दिया, ठीक है। ये इन्होंने सब कुछ करा हुआ एक साथ मेंशन कर दिया, P इज इक्वल्स टू आई वी, फिर आई वी से जब कन्वर्ट करा आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो आई स्क्वायर आर आ गया, फिर वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करा वी स्क्वायर आर आ गया। ये इस तरह हुआ है। आपको इतना ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही मेंशन कर दीजिएगा जैसे बुक में मेंशन है। मैंने समझाया इसलिए कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। अब ये जो हमने पावर कर लिया, इस पावर से ही हमारा जूल्स लॉ होगा। जूल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूल एन इंग्लिश फिजिसिस्ट गेव द जूल्स लॉ। जूल्स लॉ किसने दिया है, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट ने दिया है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, हीट एच इज़ प्रोड्यूस, ये अभी हम पीछे पढ़ के आए ना, एच यानी हीट प्रोड्यूस होती है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस आर। और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, रेजिस्टेंस के, जितनी उसमें रेजिस्टेंस लगी होती है। अगर रेजिस्टेंस बड़ी लगी होगी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस छोटी लगी होगी तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। द टाइम टी फॉर विच द करंट फ्लोज एंड टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई, जितने टाइम में ही होगा उसको क्या है स्मॉल टी से, और जो करंट फ्लो रहा है वो है आई, ठीक है। तो अब इसको कैसे इन्होंने डिनोट करा, मैथमेटिकली कैसे लिखा, हीट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई स्क्वायर आर टी। ये आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया, जो अभी हमने यहाँ निकाला था ऊपर, आई स्क्वायर आर, हमने आई स्क्वायर आर निकाला था, हमने कहा जितने टाइम में हो रहा है तो आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो ये है जूल्स लॉ। द जूल्स फर्स्ट लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा, यहाँ से यहाँ तक जूल्स लॉ आएगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कैसे आया है। इन्होंने कहा हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए आई स्क्वायर आर तो हमने ये निकाल लिया था ना, हीट जो थी यही थी जो हीट डिसिपेंट है, पावर डिसिपेंट जो थी, पावर डिसिपेंट यानी हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, आई स्क्वायर आर टी के, आई वी के होगा ना, आई वी की जगह आई स्क्वायर आर टी हो गया जो हमने अभी निकाला था। तो ये है जूल्स लॉ, दिस इज़ कॉल्ड जूल्स लॉ। ये रिलेशन बताता है कि जो हीट डिसिपेट होती है, बाहर निकलती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो वो जो होते हैं उस करंट के और उस जितने यूनिट टाइम में जो करंट पास हो रहा होता है और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर हम इसको इक्वल करके लिखते हैं, इक्वल हो जाएगा एच विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर स्मॉल टी के, ठीक है। इन्होंने कोई कांस्टेंट इसमें नहीं ऐड करा है, बस डायरेक्ट ऐसे ही लिखा। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। इसमें हमने कहा एच इज़ द हीट, अमाउंट ऑफ हीट, आई इज़ द करंट एंड आर इज़ द रेजिस्टेंस एंड टी इज़ द टाइम। बस हमने ये बताया इसके अंदर। ये हमारा जूल्स लॉ कंप्लीट हो गया। जूल्स से लेके एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी तक होगा, ये आपने पूरा लिखना है। सर्किट कंपोनेंट है, जो कि सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, उनके यूजेस है। तो ये जो है इसका भी सवाल मौजूद है, इसलिए मैं उसमें सवाल के साथ ही आपको इसको करवाऊंगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैल्वेनोमीटर, क्या चीज़ होती है। गैल्वेनोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इज़ इन द रेंज बिटवीन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो जो बहुत छोटा करंट होता है ना, जो मिली और माइक्रो में होता है, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर का करंट मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो कहलाता है गैल्वेनोमीटर। क्योंकि ये लुई गैल्वेनो ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम गैल्वेनोमीटर रखा गया है। ये जो गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन आ गई, छोटी सी डेफिनेशन आपने करनी है। गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर और फिर वोल्ट मीटर बनते हैं। तो किस तरह बनते हैं, छोटे छोटे चेंजेस आते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो अमीटर और वोल्ट मीटर बन जाते हैं। पहले हम देखते हैं अमीटर क्या चीज़ है। एन अमीटर इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये अमीटर वही है, गैल्वेनोमीटर ही की एक टाइप है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से ही मॉडिफाइड होती है। गैल्वेनोमीटर
कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो शंट। इसी गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर हम एक छोटी सी शंट लगा दें, लो रेजिस्टेंस लगा दें, जो लो रेजिस्टेंस होती है ना, छोटी रेजिस्टेंस, हल्की रेजिस्टेंस, वो कहलाती है शंट। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा देते हैं तो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जब हम लो रेजिस्टेंस या शंट लगा देते हैं तो उससे हम बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। अमीटर यूजिंग इन अ सर्किट इज़ ऑलवेज इन सीरीज़। जब किसी सर्किट के अंदर हम अमीटर को अटैच लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए, तो उसको हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं लगाते, सीरीज़ में लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वोल्ट मीटर में और अमीटर में क्या डिफरेंस है। वोल्ट मीटर इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मालूम किया जाता है, करंट के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। इसी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम उसके अंदर हाई रेजिस्टेंस लगा दें, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लगाई तो अमीटर बन गया, हाई रेजिस्टेंस लगाई तो वो वोल्ट मीटर बन गया। वोल्ट मीटर इज़ a galvanometer, it can be converted into a voltmeter if a high resistance is connected in series with galvanometer। galvanometer के अंदर एक सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस लिए यूज़ होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। बाज़ औक़ात अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस पूछते हैं। देखिए दो डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है? अमीटर इज़ मेड बाय कनेक्टिंग अ लो शंट या लो रेजिस्टेंस इन अ गैल्वेनोमीटर। और वोल्ट मीटर कैसे बनता है? अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर इफ अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। दूसरा इसका डिफरेंस क्या आएगा? इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो आएगा इट इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है। इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन शंट की भी आती है। शंट क्या है? शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें आपके क्वेश्चन क्या क्या बन गए? इसमें एक तो आपका गैल्वेनोमीटर आ गया, टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर भी आ गया, और ये भी आ जाता है बाज़ औक़ात के अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा इसके अंदर ऐसे भी आ जाता है हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर और वोल्ट मीटर। तो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो इसी के अंदर लिखा हुआ है। इसमें एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो अमीटर बन जाएगा, और उसमें अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टू अ हाउस। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, ये उस पर है, और वो उसमें कितने तरह के वायर होते हैं ये भी क्वेश्चन है, इसीलिए इसको अभी हम नहीं करेंगे, और ये मैं उसी वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इसके हैज़र्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डिस्क्राइब हुई हुई हैं। उसके बाद इस पे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं, वो भी हैं। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग करके आपकी बुक में है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी उसमें कराऊंगी। और फ्यूज़ भी है और सर्किट ब्रेकर भी है, तो ये सब मैं आपको उसके साथ ही कराऊंगी। क्योंकि देखिए मैं अगर अभी इसको दोबारा करूंगी फिर क्वेश्चन आंसर में दोबारा करूंगी तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। तो बेहतर ये है कि हम उसको क्वेश्चन आंसर के साथ करवा दें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।